तेरा यहाँ से एक मिनट देख लें आप। लोन KC2 बाई KC1 डेल जी नॉट अपान R-1 अपान T, T1 से T2, यहाँ तक किया था आपने। यही से नहीं, आपने पूरा किया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन वालों का थोड़ा सा एक छूटा हुआ है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करते हो, लोन KC2 KC1 डेल जी नॉट बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा देखो, -1 अपान T2 +1 अपान T1, ये हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक स्टेप छूटा हुआ है इसमें। तो आपने सीधे लिखा हुआ था 1 अपान T1 -1 अपान T2। तो लोन KC2 KC1 डेल जी नॉट अपान आर 1 अपान T1 -1 अपान T2। यहाँ लिखा था लोन KC2 बाई KC1 KC1 इज इक्वल टू डेल जी नॉट बाई आर, और ये था आपका T2 - T1 अपान T1 T2। यहाँ तक छोड़े थे आप। अब इसी लोन को आप कैलकुलेटिव लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, आगे वही बढ़ा दीजिए अब आप लोग ही। अब ये देखो, लोन जो लिखा हुआ है इसको आप कैलकुलेटिव में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लॉग KC2 बाई KC1, बेस क्या हो जाएगा अब यहाँ, 10 हो जाएगा, बेस 10, और इज इक्वल टू डेल जी नॉट अपान आर, ये हो जाएगा T2 - T1 अपान T2 के फॉर्म में। 2.303 को नीचे ढकेल दो वहां से। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ KC2 KC1 टू दी बेस 10 डेल जी नॉट अपान 2.303 आर T2 - T1 T1 T2। यहाँ पर आपको ये एंड करना है। कंप्लीट। चलिए, ये रहा वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। ये किस रूप में लिया गया है, मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में। अब कुछ भी नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर या प्रेशर के रूप में अगर लिखना होगा तो जहाँ केसी है वही केपी लिख दिया जाएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा आपका। तो बल्कि आप लिख लो, भूल जाओगे। इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट
पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ये कौन सा नंबर का इक्वेशन है ये? बनाए हो उसने? या 5? कंपोनेंट इक्वेशन 5 कैन बी written as below, कैन बी written as below। तो क्या हो जाएगा? log kp1 kp2 upon kp1 to the base 10 is equal to del g naught upon 2.303 और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मेट हो जाएगा इसका केपी के फॉर्म में। कंप्लीट। चलिए, अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और वह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अभी तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टर्म में आपने पढ़ा? दो टर्म में ना, एक केपी के फॉर्म में और एक केसी के फॉर्म में, यानी इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अब उसके बाद इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एक ग्राउंड आप बनाएंगे। तो कंसीडर, मेरे साथ आप लिखें यहाँ, क्योंकि इस तरह का टॉपिक आप पढ़ चुके हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन, कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। हो गया? चलो, इसको लो आप ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। आप इस तरीके की चीजें सीख चुके हो। अब यहां लगाओ इनिशियल कंडीशन, इनिशियली। याद आ रहा है कुछ? तो अब चूंकि मोलर रेशियो यहाँ आसान है, यानी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आसान है, इसलिए ए और बी के फॉर्म में आप लिख सकते हो। एक बात और मैंने बताया था उस दिन, यहाँ कोई किसी ने क्वेश्चन किया था, उसी में मैंने बताया था अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स आ जाए, मतलब मोर देन 1 आ जाए, तब वहां पर 1 और 2 के फॉर्म में उसको एज्यूम करके सॉल्व करिए, तो एक्सपेंशन करना आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब हो गया रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का जो मल्टीपल है यहाँ,
तो कितना है, 1 है। यहाँ भी कितना है, 1 है। यहाँ भी कितना है, 1 है। यहाँ भी हमारा 1 है। इनिशियल में हमने क्या लिया है, ए लिया हुआ है, ए का ए मोल लिया और बी का बी मोल लिया। जब इनिशियल में आपने रिएक्टेंट को लिया तो क्या प्रोडक्ट बना होगा? जवाब होगा नो। ऐसे स्थिति में यहाँ क्या हो जाएगा, 0 एंड 0 हो जाएगा। ठीक। अब आप क्या करो, रिएक्शन को अलाउ कर दो होने के लिए, और कब तक होने के लिए, जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश हो जाए तब तक के रिएक्शन आप अलाउ कर दीजिए। तो अब उसके बाद यहाँ कंडीशन क्या लग जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमने आपसे कहा ए का एक्स मोल, ए का एक्स मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बी का एक्स मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ दो तरीका आपके पास है, या तो आप सीधे इसको कर दो प्रोडक्ट, या आपने सी और डी लिया हुआ जिसका क्या मानोगे, एक्स ये और एक्स ये। ठीक। तो अब बताओ इक्विलिब्रियम पर ए का कितना बचा, ए माइनस एक्स बचा और बी माइनस एक्स बचा। यहां तक समझ में आ गई बात? अब आपसे अगर पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम पर टोटल कितने मोल्स है तो क्या करते हो आप? इक्विलिब्रियम पर पहले तो आप ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पर कौन कौन प्रेजेंट है। ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है। इसका मतलब उनके कुछ मोल भी प्रेजेंट होंगे तब। तो इक्विलिब्रियम पर कुल कितने मोल हैं तो क्या बताओगे आप? सबके मोल को ऐड कर लोगे। हमारी भाषा समझ रहा है? यानी अगर आपके पास इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके जो मोल्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं मोल्स को आप ऐड कर लीजिए। तो आपको मालूम हो जाएगा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ तक नोट करें पहले सब लोग, यहाँ तक फाइनल करें। सब गया? लिखो अब टोटल मोल, टोटल मोल्स एट, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्या करोगे, सबके मोल को जोड़ोगे आप। क्या बोलते हो, यही ना? ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, बचा आपका ए प्लस बी, क्योंकि सभी एक्स कैंसिल हो गए। अब आप याद करो, हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते थे, क्योंकि केपी की वैल्यू निकालते समय हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात भी वहां पर किए हुए थे। ये बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? मोल फ्रैक्शन अगर किसी भी इक्विलिब्रियम पर किसी भी कंपोनेंट का यदि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इक्विलिब्रियम पर किसी एक कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो क्या लिखोगे, ए माइनस एक्स अपान ए प्लस बी। यहाँ पर बी माइनस एक्स अपान ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स अपान, यहाँ भी एक्स अपान ए प्लस। बात क्लियर हो गई? तो अब आगे बढ़ाओ, मोल, मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लिखेंगे उसको एक्स ए, एक्स ए। क्या होगा जी? एक्स ए माइनस एक्स अपान ए प्लस बी। अब सब लिख डालो बगैर बोर्ड देखे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स अपान ए प्लस बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स अपान ए प्लस बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, एक्स डी इज इक्वल टू एक्स अपान ए प्लस बी। ठीक, सबका मोल फ्रैक्शन आ गया। तो अब आप याद करो केसी कैसे लिखते थे आप? केसी कैसे लिखते थे? केसी इज इक्वल टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट यानी राइट साइड डिवाइडेड बाई एक्टिव मासेस ऑफ लेफ्ट साइड, यही करते थे। ठीक वही कहानी यहाँ पर। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब इनका इनका मोल फ्रैक्शन, इनके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई, बोलो, इनके मोल फ्रैक्शन। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि हम सभी लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स सी इंटू एक्स डी अपान एक्स ए इंटू एक्स बी। ये आपके पास आ गया पूरी कहानी। तो सबकी वैल्यू आपको यहाँ पता है, यानी ये तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा गया आपके सामने रख दिया, डायरेक्ट ऐसे यूज करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू एबव रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू एबव रिएक्शन वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू एबव रिएक्शन वी कैन राइट। तो क्या लिख सकते हो? के एक्स बरोबर, बोल भाई, एक्स अपान ए प्लस बी इंटू एक्स अपान ए प्लस बी अपान ए माइनस एक्स अपान ए प्लस बी इंटू ए बी माइनस एक्स अपान ए प्लस बी। इसका मतलब हो गया के एक्स ऊपर हो गया एक्स स्क्वेयर, ए प्लस बी, ये सब कैंसिल हो गए, क्या बचा? ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। अब आपका ये के एक्स आ गया, इसी से रिलेटेड एक और हेडिंग बना लीजिए आप, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स। इसके पहले क्या पढ़े थे आप? के पी एंड के सी पढ़े थे। यहाँ पर हो जाएगा के पी एंड के एक्स। तो
रिलेशन शिप बिटवीन KP एंड KX, रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KX। सीधा वही जो इक्वेशन आपने छापा हुआ है अभी ना, पूरा का पूरा पहले वो कॉपी करो, तो पूरा का पूरा कॉपी करिए मोल फ्रैक्शन तक। तो A प्लस B गिव C प्लस D, थोड़ा तेज लिखिए क्योंकि आप अभी जस्ट पढ़े हो भाई। इनिशियली AB 0 0 एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स B माइनस एक्स और यहाँ पर X एंड X। हो गया? क्या निकालोगे? टोटल, हाँ टोटल मोल। टॉपिक नया है, पूरा फॉर्मेलिटी करिए। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स A प्लस B। हो गया? अब चलो KP लिखते हो आप। KP इक्वल टू क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन नंबर 1 बना ले इसको। अब सबका मोल फ्रैक्शन लिखो। एक्स ए बराबर A माइनस एक्स अपान A प्लस बी, एक्स बी बराबर A प्लस बी, एक्स सी बराबर A प्लस बी, एक्स डी बराबर A प्लस बी। ये सब आ गया, सबका मोल फ्रैक्शन। अब आप याद करिए, किसी का अगर पार्शियल प्रेशर निकालते हो, किसी का अगर पार्शियल प्रेशर आप निकालते हो, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। यहां तक हो गया? अब आप नीचे लिखना पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई क्या जी? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक, तो आपके पास कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट हैं। अब चारों कंपोनेंट का क्या निकालोगे? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको लिखेंगे पी ए बराबर एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर पी मान लिया। टोटल प्रेशर पी
आगे तीनों लिख सकते हो शायद। भाई ए का जैसे लिखा वैसे चारों का लिखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पीबी बरोबर एक्स बी इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पीसी बरोबर एक्स सी इंटू पी। बोल भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पीडी बराबर एक्स डी इंटू आपका पी। ठीक है। और थोड़ा सा बैक हो जाओ, एक थोड़ा चेंज करा दूं तो रियल फॉर्म में आ जाएगा वो। बैक चलूं। यहाँ पर आपने एज्यूम किया इसका ए मोल इसका बी मोल, तो अब इसको ऐसे लिखो, उसी वहीं केवल मॉडिफाई कर दो बस, वहीं ऐड करना केवल ए बी सी डी। और सब इक्वेशन नंबर 1 में पीसी के पावर सी, पीडी के पावर डी, पीए के पावर ए, पीबी के पावर बी। इनको एज यूजुअल ऐसे रहने दीजिए, इनका कोई बहुत सारा रोल आपके लिए नहीं है रिलेशन में। अब ये हो गया, समझ गया ना, किया है इसके पहले ऐसा, इसके पहले ऐसे रिलेशन लिखे हैं आप। अब देखें, यहां पर हमें केपी को डिफाइन करना, इक्वेशन 1 यानी फ्रॉम 1 वी कैन राइट, तो क्या हो जाएगा केपी। बोल भैया केपी, पी सी है ना, बोलो पीसी है शायद, मिलाओ। पीसी है, क्या बोलते हो, नहीं है ना। पीसी के पावर क्या है, सी है। यहाँ पीसी की वैल्यू कितनी है, एक्स सी इंटू पी का होल पावर सी, और फिर एक्स डी इंटू पी का होल पावर डी अपान, बोल एक्स ए इंटू पी के होल पावर ए, और उसके बाद एक्स बी इंटू पी का होल पावर बी। यही सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आपका मिल जाएगा आपके हेडिंग का। के पी बराबर एक्स सी के पावर सी, एक्स सी के पावर सी, एक्स डी के पावर डी इंटू, दोनों पी के पावर सी है, पी के पावर डी है, लिख सकते हैं पी के पावर सी प्लस डी। क्या बोलते हो, देख लीजिए। अरे भाई यहाँ पर पी के पावर सी है, यहाँ पी के पावर डी है, तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, वो पावर ऐड हो गया। ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू एक्स बी, पावर में ए एंड बी है, इंटू पी के पावर, फिर यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। क्या तक हो गया, थोड़ा पीछे चलो। ये एक्स सी एक्स डी एक्स ए एक्स बी किसके बराबर है, के एक्स है, तो वही आगे जरा देखो, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, के एक्स हो गया। हमारे पास के पी बराबर के एक्स इंटू, अब पी का देखिए, पी दोनों पावर में है ना, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, या लिख सकते हो क्या, के पी बराबर के एक्स इंटू पी के पावर डेल्टा एन, पी के पावर डेल्टा एन, इक्वेशन नंबर 2।
अब डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। where delta n is equal to C plus D माइनस A प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये रहा केपी और के एक्स के बीच का रिलेशन। अगर यहाँ देखो बनाओगे तीन कहानी बनेगी। क्या? केस वन, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर टू देखो, डेल्टा एन का मान जीरो। डेल्टा एन का मान जीरो होगा तो के पी बराबर के एक्स हो जाएगा। डेल्टा एन बराबर जीरो तो वहां पर पी के पावर जीरो, पी के पावर जीरो वैल्यू वन। अब उसके बाद केस टू, इफ डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तब जैसा इक्वेशन है वही अप्लाई होगा ना। जो इक्वेशन टू है एज इट इज वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा मतलब क्या हुआ? के एक्स पी के पावर डेल्टा एन जैसे है वैसे अप्लाई होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि के एक्स में इतने का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा? वो के पी के बराबर होगा। इसका मतलब के पी ग्रेटर देन के एक्स है। के पी ग्रेटर देन के एक्स। हो गया। केस तीन, केस तीन में क्या होगा? इफ डेल्टा एन लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, तब रिलेशन क्या हो जाएगा? के पी इज इक्वल टू के आर पी के पावर माइनस डेल्टा एन। क्या बोलते हो? और भाई डेल्टा एन का मान निगेटिव होने का मतलब कि वो माइनस डेल्टा एन हो गया। तो माइनस डेल्टा एन होने का मतलब हो गया के पी इज इक्वल टू के एक्स। नीचे लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो पी के पावर डेल्टा एन पॉजिटिव हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि के एक्स को यदि पी के पावर डेल्टा एन से डिवाइड करेंगे तब किसके बराबर होगा? के पी के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ के पी लेस देन के एक्स हो जाएगा। के पी लेस देन के एक्स। इस तरीके से आप डेल्टा एन के करिस्पॉन्डिंग तीन रिलेशन निकाल सकते हो।
कंप्लीट। ये आपका समाप्त हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पर अब कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके बारे में सॉल्व किया जाएगा। और इसमें से कितना आपके पास दो चैप्टर पढ़े हैं, दोनों में से बचा क्या है, ये आप जानें। रिवीजन हुआ होगा तो थोड़ी बहुत चीजें होंगी, नहीं हुआ होगा तो जैसे पहले थे वैसे अब भी होंगे, यानी बगैर पढ़े जैसे थे, पढ़ने के बाद भी वही कहानी हो। अब रिवीजन पर डिपेंड करेगा, रिवीजन आप करते रहिए, रिवीजन करें इसको और ठीक ठाक करें। क्यू नंबर वन, क्यू नंबर वन, कंसीडर, न्यूमेरिकल है, कंसीडर फॉलोइंग equilibrium, consider following equilibrium. PCl5 PCl3 plus Cl2 which is in a vessel of 2 liter, which is in a vessel of 2 liter, यानी इक्विलिब्रियम कहाँ है, 2 लीटर के एक बर्तन में है, वेसल ऑफ 2 लीटर, फुल स्टॉप। 40% of PCl5 dissociates into PCl3 and Cl2. Calculate Kc. Calculate Kc. इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, एक पैटर्न सीख लो आप। ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आप इसका सॉल्यूशन करते समय पहले PCl5 PCl3 और Cl2 लिखेंगे, ये सॉल्यूशन के समय। और यही सीधे पहले लिखोगे Kc बराबर PCl3 का एक्टिव मास, Cl2 का एक्टिव मास और PCl5